नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं दार्जिलिंग चाय की। जी हाँ, दार्जिलिंग चाय जिसका स्वाद और जिसकी गंध हम सभी को बहुत पसंद आती है। विदेशों तक इसकी जो छाप है वो भारत की चाय की इस छाप विदेशों तक है और विदेशों में भी इसे पसंद किया जाता है। यूरोप और जापान इसके बड़े मार्केट हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसा हो रहा है दार्जिलिंग में कि यहाँ के बागान मालिक, यहाँ के जो प्लांटर्स हैं वो अपने चाय बागान बेचने को मजबूर हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अंशुमन कनोरिया जी, जो कि चेयरमैन है इंडियन टी एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है अंशुमन कनोरिया जी आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम, मुझे आज आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अंशुमन जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, अगर दार्जिलिंग के चाय बागान की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में वो लोगों को रोजगार देते हैं। जो वहाँ के परमानेंट एम्प्लॉय है, परमानेंट स्टाफ की बात करें या पार्ट टाइम स्टाफ की बात करें, क्या ऐसा हो रहा है कि जो हमें खबरें सुनने में आ रही है कि 87 दार्जिलिंग में चाय के बागान हैं, टी एस्टेट्स हैं। अब उनमें से करीब करीब 40 चाय बागान मालिकों को मजबूर होना पड़ा अपने बागान बेचने के लिए, अपने टी एस्टेट्स बेचने के लिए। तो ऐसा क्या हो रहा है प्लांटर्स के साथ, चाय बागान मालिकों के साथ, कि उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अंशुमन कनोरिया जी। देखिए मैम, ऐसी कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है कि 10 या 20 या 40 या कितने बागान बिकाऊ हैं। जो महत्वपूर्ण है कि आज जो दार्जिलिंग चाय बागान की अवस्था है वो क्या है जी। तो अगर अपने देखें तो दार्जिलिंग जो है वो इंडियन टी इंडस्ट्री का फ्लैग बेरर कहा जाता है। अगर दुनिया में आप कभी भी चाय की क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहला नाम उसमें दार्जिलिंग उभर के आता है। और अफसोस की बात यह है कि जिसको हम अपनी एक तरह से शान, अपनी हेरिटेज मानते हैं इंडिया में, दार्जिलिंग चाय जो है वो वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट जीआई यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेटर प्रोडक्ट है। जैसे कि शैंपेन एक जोग्राफिकल इंडिकेटर प्रोडक्ट है, वैसे ही दार्जिलिंग एक जीआई प्रोडक्ट है जो कि इंडिया के लिए एक बहुत शान की बात है। सिर्फ 87 गार्डन्स हैं जिनका प्रोड्यूस एक दार्जिलिंग चाय के नाम से वितरित की जा सकती है। 2017 के पहले भी दार्जिलिंग की जो चाय बागान है उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो काफ़ी गंभीर थी। 2017 में दार्जिलिंग में एक पॉलिटिकल स्ट्राइक हुआ। वो गोरखालैंड को चलते उन्होंने दार्जिलिंग के चाय बागानों को भी लॉकआउट करने पर, स्ट्राइक करने पर मजबूर किया। इसके चलते पूरे सीजन का प्रोडक्शन जो है बंद हो गया और हर बागान को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि जो प्रोडक्शन सीजन था उसमें गार्डन्स बंद हो गए, कुछ माल बिका नहीं। जो ऑफ सीजन है, कल्टीवेशन सीजन है, उसमें बागानों को खुलना पड़ा, वेजेस देना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि हर बागान को करोड़ों रुपए का उसमें लॉस हुआ। 2017 में गवर्नमेंट से हमने बहुत निवेदन किया कि ये जो नुकसान हुआ है इसके बदले में आप कुछ पैकेज दें, कुछ हमारी मदद करें ताकि हम अफलोट रह सकें। पर अफसोस की बात है कि कुछ असिस्टेंस आया नहीं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो उसके अगले 4 साल में एक साल ऐसा हुआ कि हिस्ट्री का सबसे खराब ड्राउट बिगनिंग ऑफ द सीजन में आया, जिसके चलते हमारा फर्स्ट फ्लश जो मैक्सिमम रेवेन्यू का पीरियड होता है वो मारा गया। फिर अपना जो 2020 था उसमें मार्च के महीने में लॉकडाउन हो गया। मार्च, अप्रैल, मई और जून ये दार्जिलिंग का पीक सीजन होता है, जबकि सबसे हाई क्वालिटी, सबसे महंगी चाय बनती है। तो वो हमारा जो प्रोडक्शन था वो भी पूरी तरीके से मारा गया। तो ऐसे अगर हम देखें तो पिछले 4-5 साल से हर साल कोई ना कोई अद्भुत घटना के चलते दार्जिलिंग में भरपूर नुकसान होते जा रहा है। और मेरे ख्याल में 5 या 10 बागान होंगे कुल में जो कि ब्रेक इवन पर भी आ रहे हों, और बाकी जितने बागान हैं वो बिलो मतलब इन द रेड है। तो अब जितने भी बागान मालिक है वो कितने साल तक अपना लॉस भरपाई कर पाएंगे, वो भी जबकि एक एक छोटे छोटे बागानों में करोड़ों का लॉस हो। तो यही है कि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने बागान बिकाऊ हैं, पर आज अगर किसी को एक फेयर प्राइस मिलता है तो बहुत गार्डन
एग्जिट करने पे टेम्प्टेड हो गए। जी, तो क्या ये है आपको बैकग्राउंड। वजह लग रही है कि जी, जो क्या आपको वजह लग रही है फाइनेंशियल क्राइसिस इस समय क्यों है? आपने 2017 का जिक्र किया कि तब शायद जापान से जो एक बड़ा मार्केट था दार्जिलिंग टी के लिए, अब वहां पर क्या वहां के बायर्स स्केप्टिकल हो गए, उनको लगने लगा कि शायद इसकी सप्लाई उतनी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या उसके बाद जो है वो एक्सपोर्ट उतना बढ़ा नहीं? बीच में क्या दिक्कतें आई? आपने स्ट्राइक की बात करी, 2017 में एजिटेशन हुआ, स्ट्राइक हुई, उसके बाद से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका विश्वास कहीं ना कहीं टूटा। तो उसके बाद अगर अब हम बात करें, यूरोप एक बड़ा डेस्टिनेशन माना जाता है दार्जिलिंग टी, जो कि प्रीमियम चाय मानी जाती है, और उसके लिए जापान या यूरोप है, वहां पर एक्सपोर्ट में क्या दिक्कतें आ रही है? क्योंकि हम अगर संख्या की बात करें तो एक बहुत बड़ा नंबर था 10 साल पहले, कहा जाता है कि करीब बड़ी संख्या में जो चाय का एक्सपोर्ट होता था, लेकिन अब पिछले 10 सालों में ये घटकर करीब करीब आधे से कुछ ज्यादा रह गया। जी, अंशुमन कनोडिया। देखिए, इसमें पहले तो आप अपने बैकग्राउंड देखें कि दार्जिलिंग का प्रॉब्लम क्या है। तो एक तो होता है बैक एंड प्रॉब्लम जो प्रोडक्शन रिलेटेड है, और एक है फ्रंट एंड प्रॉब्लम जो कि मार्केटिंग रिलेटेड है। तो अगर जी, आप बैक एंड की प्रॉब्लम देखें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा वर्कर प्रोडक्टिविटी और वर्कर एब्सेंटीइज्म। तो अपने यहाँ पर इंडिया में देयर इज समथिंग कॉल्ड द प्लांटेशन लेबर एक्ट। इसके अंतर्गत हर बगान मालिक को, वर्कर्स को हाउसिंग और अन्य बहुत सारे बेनिफिट्स देने पड़ते हैं एज पर द गवर्नमेंट मैंडेट। तो आज के दिन दार्जिलिंग में क्या हो गया है कि वर्कर को हाउसिंग मिल रहा है मैनेजमेंट से, राशन मिल रहा है गवर्नमेंट से। बहुत लोगों ने मनरेगा स्कीम में अपना नाम गलत तरीके से लिखवा कर 100 डे जॉब कार्ड ले लिए हैं। अब जो है, कोई चाय बागान में काम करना आसान काम तो नहीं है। खराब वेदर में आप एक पहाड़ के एज में जी, खड़े होकर प्लकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट जेन आकर वो काम नहीं करना चाहते। तो अब क्या हो रहा है कि 50% 60% तक एब्सेंटीइज्म हो रहा है गार्डन में। लेबर काम करने नहीं आता है। अब आप बोलेंगे कि अगर वो काम करने नहीं आते हैं आप उनको पेमेंट ना करें। जी, अगर आपके चाय के पत्ते बड़े हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, और आपका प्लकर काम करने ना आए, तो उनको आप उस दिन की रोजगार न दें, उससे तो आपका प्रॉब्लम हल नहीं होता है ना। आपकी तो क्वालिटी भी मार खा रही है, आपका जो उत्पादन है वो भी मार खा रहा है। तो ये जो इशू है एब्सेंटीइज्म का, इससे गार्डन्स को बहुत भयंकर क्वालिटी और क्वांटिटी का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी की जो नॉर्म्स हैं जी, कि एक प्लकर या एक कल्टीवेटर एक दिन में कितना काम करता है, ये सब आउटडेटेड हो गए। ये उस जमाने में की गई थी जबकि सब कुछ मैन्युअल था। अब आपके पास मैन्युअल सपोर्ट है, मशीन सपोर्ट है, प्लकिंग के लिए भी, कल्टीवेशन के लिए भी, मगर आपका टास्क एडजस्ट नहीं हुआ। कुछ लोग आते हैं 2 घंटे में उनका काम खत्म करा, पूरा दिन का आप रोजगार ले रहे हैं। वो गार्डन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये हुआ एक तो लेबर एंड प्रोडक्टिविटी इशू। एक हुआ है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या हुआ है जी, कि आपकी जो विंटर होती है उसमें पानी ही नहीं पड़ता। तो पूरा सूखा होता है, तो आपका जो मार्च में फर्स्ट फ्लश आता है तो उसमें आपको ड्राउट हो जाता है, उससे आपकी क्वालिटी मार खाती है, क्वांटिटी मार खाती। अप्रैल जो कि सूखा मंथ होना चाहिए, उसमें भरपूर बारिश होने लग गई है, सेम इन मई, तो आपका जो क्वालिटी सेकंड फ्लश है वो मार खाता है। अब हम देख रहे हैं, मैं अभी दार्जिलिंग में ही बैठा हुआ हूँ, और मैं जब से आया हूँ तब से फॉग हट ही नहीं रहा है और बारिश नॉन स्टॉप हुआ जा रहा है। अब ऐसे में तो आप क्वालिटी ना बना पाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज जो हमने देखा है, इससे दार्जिलिंग के क्वालिटी पर और क्वांटिटी पर असर पड़ा है। और अगर आप उसको प्रोडक्टिविटी और लेबर इश्यूज के साथ जोड़ दें तो आप देखेंगे कि दार्जिलिंग का क्वालिटी भी ओवर द इयर्स इस पे नेगेटिव असर पड़ा है। तो ये, और अगर आप फिर इसके अलावा देखें तो दार्जिलिंग में बहुत सारे यूनियंस हैं, बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है, इससे भी एक प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये जो है, ये आपके सारे बैक एंड इश्यूज हैं जिससे दार्जिलिंग के प्रोडक्शन क्वांटिटी पर और क्वालिटी पर, दोनों पर असर पड़ा है। अब हम आते हैं फ्रंट एंड पर। फ्रंट एंड में ऐसा है कि जो 2017 का स्ट्राइक हुआ था, उसमें जितने बड़े पैकर्स थे उन्होंने सडनली देखा कि हमारे पास तो चाय नहीं है,
तो आइंदा क्या होगा, यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होगा क्या? और आप ये आपको अनुमान लगाना होगा कि दार्जिलिंग की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। एक जमाने में 10 से 12 मिलियन किलो बनता था यहाँ, वो जी गिरते गिरते 7 मिलियन किलो हो गया। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों गिर गया। और 7 मिलियन तो आपकी क्वांटिटी हो गई, दैट इज हार्डली 0.5% ऑफ इंडियाज ओवरऑल टी प्रोडक्शन। पर ठीक है, सबसे जाना माना तो दार्जिलिंग है, क्योंकि सबसे अहम क्वालिटी वही मानी जाती है। अब बहुत सारे जापानीज लोगों ने सोचा कि ये तो प्रॉब्लम हो गया, आइंदा आगे चाय मिलेगी, फिर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस रहेगी कि नहीं। तो कुछ लोगों ने वो दार्जिलिंग का पैकेट ही डिसकंटिन्यू कर दिया। तो इससे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि जो हमारे फ्रंट एंड के बायर्स थे, उन्होंने दार्जिलिंग पे उस तरह का विश्वास करना कम किया। अब आप आए यूरोप के तरफ, तो यूरोप में क्या है कि आज के जो हालात हैं, खास करके यूक्रेन रशिया वॉर के बाद, जर्मन इकोनॉमी खुद बहुत स्ट्रेस में है। वहां पर जी गैस, एक एक आदमी का गैस का बिल 5 गुना हो गया है 2 महीने के अंदर। उनको ये नहीं पता कि उनकी विंटर कैसी गुजरेगी। अब उनसे ये उम्मीद करना कि वो ज्यादा बजट अपना चाय पर एलोकेट करेंगे और दामी दार्जिलिंग चाय खरीदेंगे, ये भी नहीं हो रहा है। तो हम यूरोप में भी कुछ मार्केट लूज कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी क्या है कि जापान और यूरोप, ये दोनों करेंसीज बड़े वीक हो रखे हैं। यूरो भी वीक हो रखा है, जापानीज येन भी वीक हो रखा है। इन दोनों की इकोनॉमीज भी कमजोर हो रखी हैं। तो चाय तो ये अभी भी पीना चाहते हैं, दार्जिलिंग के प्रति इनका बहुत बड़ा एक प्यार है। और चाय क्या है, एक कंफर्ट ड्रिंक है। आप देखेंगे कि किसी भी इकोनॉमी में कितनी भी ज्यादा परेशानी होती है, जब लोगों की समस्या बढ़ती है, तो चाय आज भी पानी के बाद आप ये समझ लीजिए वन ऑफ द चीपेस्ट ड्रिंक्स पर कप है। आप 5,000 रुपए की भी अगर कोई टॉप क्वालिटी दार्जिलिंग चाय लेते हैं, तो आपका वो कम से कम 350 कप 1 किलो में बनता है। जी तो आपका एक कप का दाम क्या पड़ा? हाईएस्ट क्वालिटी दार्जिलिंग का आपका एक कप का दाम पड़ा 15 रुपए, एंड दैट इज जी टॉप क्वालिटी। अगर आप लोएस्ट क्वालिटी कर दें तो वो 2 रुपए हो जाएगा। तो दार्जिलिंग टी आज भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक बहुत ही सस्ता है और अनवायबल। जी तो ये हमारे फ्रंट एंड इश्यूज हैं। आज क्या है कि इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव मार्केट है। दार्जिलिंग में ऐसे ही सारे बगान मालिक जूझ रहे हैं कि हम कैसे अपने धंधे को सस्टेन करें। गवर्नमेंट या कोई से भी कुछ असिस्टेंस मिल नहीं रहा है, तो जेनेरिक प्रमोशन के लिए कोई बजट बचा नहीं। आज इंडिया बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट है, पर हम अपने आप को इंडिया में मार्केट नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से इन मार्केट्स के अलावा चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है। आज के दिन जो चाय दुनिया में हाईएस्ट प्राइस कमांड करता है इन एवरेज, वो है चाइनीज टी। एंड उसका हाईएस्ट दाम कौन देता है? चाइनीज कंज्यूमर। बिकॉज चाइना में चाय के प्रति एक बहुत बड़ा लगाव है, इट इज अ कल्चरल थिंग। सो अगर हम दार्जिलिंग को चाइना में मार्केट कर पाए, दे कैन अब्सॉर्ब आवर एंटायर प्रोडक्शन एट वेरी गुड प्राइस। बट आपको मालूम है हमारा बैकग्राउंड क्या है चाइना के साथ। और आज ऐसी स्थिति है कि न हम वहाँ कोई रोड शो कर पा रहे हैं, न कुछ प्रमोशन कर पा रहे हैं। और जापान और यूरोप, यही हमारे खास मार्केट रह गए। जो हमारे ट्रेडिशनल टी मार्केट्स हैं, ईरान, रशिया, इनका दार्जिलिंग का ऑफ टेक बहुत लिमिटेड है। ये ज्यादातर असम चाय पसंद करते हैं। पहले हम सोचते थे कि अमेरिका में भी हमारा फ्यूचर हो सकता है, अमेरिका एक काफी बड़ा बायर दार्जिलिंग चाय का इमर्ज कर सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं है। मैं सिर्फ एक एक्सपोर्टर नहीं हूं, पर मेरे दार्जिलिंग में खुद के 2 चाय बागान हैं। और यू नो मेरे फादर जो थे, वो उनको दार्जिलिंग का बहुत ही शौक था, वो फर्स्ट जनरेशन प्लांटर थे। सो ग्रोइंग अप दार्जिलिंग मेरे खून में था। और कभी भी दार्जिलिंग एक कमाई का जरिया नहीं था, इट वॉज ऑलवेज समथिंग टू डू विद पैशन। और आज के दिन हम ये देख रहे हैं कि दार्जिलिंग बस एक पैशन ही रह गया है। इसमें कमर्शियल वायबिलिटी नाम की तो चीज है नहीं। इसीलिए कि आप देख रहे हैं कि इतने गार्डन जो है, लोग सोच रहे हैं कि कैसे चलाएं, बेचें, क्या करें। ये है दार्जिलिंग का सत्य।